गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पाठ है कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने। इस कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की असीम संभावनाओं पर बात की है। कहीं न कहीं कवि कुंवर नारायण जी वर्तमान यांत्रिक युग में, आधुनिक युग में कविता के अस्तित्व को लेकर सशंकित हैं। इसलिए यह कविता विविध उपमानों द्वारा कविता की विशेषता और कविता की उत्कृष्टता की बात करती है। आइए जानते हैं कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता में किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो ये प्रस्तुत कविता आपके समक्ष है। सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। भाषा बहुत ही सरल, सरस और हृदयग्राही है। आप जानते हैं कि जो कविता होती है, कविता के बारे में कहा गया है कि द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता हृदय की संकल्पनात्मक वस्तु होती है। कविता तभी रची जाती है, लिखी जाती है, जब कवि की जो वैयक्तिक सोच है वो परिवेश के साथ एकात्म हो जाती है, तादाम में स्थापित कर लेती है। तो हृदय में, मन में ये अनवरत उमड़ते घुमड़ते भावों के माध्यम से ही कविता बनती है। तो जो कवि है कुंवर नारायण जी हैं, वो नए कवियों में शुमार हैं और नए कवियों में उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उनकी कविताओं का जो शिल्प है वो मुख्य है। शिल्प, नए नए शिल्प, नए उपमानों, नए बिंबों और नए नए दृश्यों की वो कल्पना करते हैं। तो इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि जो कविता है वो कविता के हम अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। वो बहुत ही सरल तरीके से कविता की तुलना, समानता चिड़िया की उड़ान से करता है। कहता है कि जिस प्रकार से जो पक्षी होता है, जो चिड़िया होती है, वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करती है, हर जगह वो जाने के लिए तत्पर रहती है और पहुंच भी जाती है। उसी प्रकार से चिड़िया की तरह ही एक कवि भी कल्पना की उड़ान भरता है। उस कल्पना की उड़ान में नए नए भाव और रंग भरता है। यद्यपि कवि कहता है कि यद्यपि कविता चिड़िया की उड़ान की तरह ही है, लेकिन चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा तक ही वो उड़ सकती है। अर्थात चिड़िया ससीम है और कविता की उड़ान असीम है, अनंत है। वो कविता जो होती है वो हर एक परिधि को पार करके वो उड़ सकती है। जैसे चिड़िया इस, चाहे कोई भी घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, कोई भी स्थान हो, हर जगह पहुंचती है, तो कविता भी हर जगह पहुंच सकती है, किंतु इसका दायरा बड़ा है, अनंत है, असीम है। बाहर भीतर, एक बार फिर पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ एक प्रकार से व्यतिरेक है, काकु-वक्रोक्ति है। एक चिड़िया का तिरस्कार किया है कवि ने। चिड़िया से मनुष्य के समान ही ज्ञान की या कुशलता की अपेक्षा की गई है। तो कवि ये कहता है कि यद्यपि कविता चिड़िया की तरह ही, कल्पना की उड़ान चिड़िया की तरह कविता भी उड़ती है, लेकिन वो उड़ान कल्पना की होती है। लेकिन कविता की अनंतता और उसकी विस्तीर्णता को चिड़िया बेचारी नहीं जान सकती है। कविता का विषय, कविता घर घर की कहानी है।
कविता घर घर की कहानी है। कविता में घर के भीतर की जो भी बातें होती हैं वो तो रहता ही रहता है, साथ में बाहरी संसार के प्रत्येक विषय का भी समावेश होता है। इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया बेचारी नहीं समझ सकती है। अब इसमें जरा हम देखते हैं कि भाव पक्ष और कला पक्ष। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम दो चीज़ें शामिल करते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में भाव की प्रधानता होती है, कला पक्ष में उसका जो शिल्प सौंदर्य है, जो उसका काव्यगत विशेषताएं हैं, जो भाषिक सौंदर्य, उसको हम शामिल करते हैं। तो हम कविता का दूसरा अंश देखते हैं। इसमें कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। तुलना के साथ साथ वो अंतर भी बताता है कि अंतर क्या है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो कवि इसमें कहता है कि कविता भी फूल की तरह ही खिलती है। जैसे फूल पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, सुवासित होता है, संसार में, परिवेश में उस सुगंध को बिखेरता है, उसी प्रकार से कविता भी अपने कोमल भावों और अपनी व्यंजना शक्ति के बलबूते समाज में नए नए रस, नए नए अर्थ और का संयोजन करते हुए लोगों को महकाती है। तो कविता भी फूल की तरह ही पुष्पित, पल्लवित और सुवासित होती है, लेकिन फूल की एक निश्चित परिणति है, फूल की एक निश्चित नियति है कि फूल खिलेगा तो मुरझा जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन कविता कभी नष्ट नहीं होती। कविता हमेशा कालजयी होती है। कोई भी आप देखते हैं कि कोई भी और व्यक्ति हो तो उसके बारे में लिखेंगे, उसमें पास्ट टेंस में कहेंगे, लेकिन अगर किसी कवि ने लिखा है और वो कवि दिवंगत हो चुका है, वर्षों हो गए हैं, तो लिखते हैं कि फला कवि ने ऐसा कहा है। हाँ, था नहीं, पास्ट टेंस में नहीं कहते हैं। कविता हमेशा कालजयी होती है, अपने समय का प्रतिबिंब होती है। कविता का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कविता की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है कवि। कवि कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल की तरह कविता भी खिलती है, लेकिन उसकी एक परिणति है, वो मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन कविता समय के साथ साथ नए नए अर्थ, नए नए भाव को ग्रहण करते हुए पुष्पित और पल्लवित होती रहती है। कविता का दायरा फूल के दायरे से कहीं ज़्यादा सीमित है, अनंत है, विस्तीर्ण है, व्यापक है, और इस बात को बेचारा फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि वो महकता तो है लेकिन वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता। कविता हमेशा संसार को महकाती रहती है। उसमें कविता में एक स्थायित्व होता है, एक प्रभविष्णुता होती है, प्रभाव होता है, लोगों की संवेदना को जगाती है, उद्वेलित करती है, लोगों में एक आत्मीयता जगाती है। इस प्रकार से कविता यद्यपि फूल की तरह ही महकता है, लेकिन फूल से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, अनंत गुना ज़्यादा वो प्रभावी और श्रेष्ठ होती है। तो भाव पक्ष में देखते हैं कि अभी हमने बताया कि कविता अनंत है और असीम है, जबकि फूल ससीम है। यही दिखाने का प्रयास किया गया है। फूल के मुरझाने पर उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, परंतु कविता हमेशा नए नए भाव, नए नए रस, नए नए अर्थ ग्रहण करते हुए महकती रहती है, सुवासित करती रहती है, लोगों को भाव विभोर कर। आगे काव्यांश का तीसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें कविता की तुलना या समानता बच्चों से की गई है। कवि कुंवर नारायण जी ये बताना चाहते हैं कि जो कविता होती है बच्चों के खेल के ही सदृश होती है, खेल के ही समान होती है। बच्चा खेल खेल में कोई भेद नहीं करता है।
सारी सीमाएं लांघ जाता है, उसके लिए कोई अपना पराया का भेद नहीं होता। उसी प्रकार से कविता भी किसी प्रकार का अपने पराये का भेद नहीं करती। वो यानी दोनों में, बच्चों के खेल में भी और कविता में लीला भाव प्रमुख होता है। बच्चों के खेलने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो निरुद्देश्य भाव से खेलते हैं। तो कविता भी कभी कभी निरुद्देश्य भाव से लोगों को आनंदित करने के लिए, स्वानुभूति के लिए, रसास्वादन के लिए लिखी जाती है। उसका कोई लाभ हानि का विषय वस्तु नहीं रहती है। तो जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कविता भी खेली जाती है। कवि शब्दों की कीड़ा करता है, शब्द कीड़ा करता है। बच्चे जिस प्रकार से आनंदित भाव विभोर मग्न होकर खेलते हैं, उनके लिए कोई भी घर हो, कोई भी स्थान हो, कोई अंतर नहीं रहता है। सारा संसार उनके लिए एक रहता है। उसी प्रकार से कविता भी सभी में एकता, समरसता, भ्रातृत्व जगाती है, आत्मीयता जगाती है। तो ये पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे संवेदनशील होते हैं, उनकी कल्पनाएं होती हैं, उनका वर्तमान होता है, उनका सुंदर भविष्य होता है। वो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो मनोरंजन करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। उसी प्रकार से कविता का भी यही विषय होता है। उन कविता का भी वर्तमान होता है, भूत होता है, वर्तमान होता है, भविष्य होता है। कविता भी मनोरंजन करती है, लोगों को आनंदित करती है, भाव विभोर करती है, प्रेरित करती है, संवेदनाओं को जगाती है, संवेदनाओं से साक्षात्कार कराती है, भावाभिभूति कराती है, रसास्वादन कराती है। इस प्रकार से बच्चे भी करते हैं। कविता का विषय कोई भी हो सकता है, जड़ हो, चेतन हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, भूत हो, कोई भी विषय हो सकता है। कविता हर एक परिधि को लांघ सकती है। बच्चे भी हर एक परिधि को लांघना चाहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों की तरह कविता में भी वो रचना धर्मिता होती है, संवेदना होती है, वो सबको एक करने की शक्ति होती है, सबको एक करने की शक्ति, कोई भेद नहीं करती। तो यही बात इन काव्य पंक्तियों में कवि ने बताया है। तो कविता की तुलना बच्चे से की गई है। बच्चों के खेल के समान ही कविता भी एक प्रकार से खेल है, और वो खेल कवि शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से करता है, और वो तब जाके वो एक कालजयी रचना बनती है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आप हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।